हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष टॉपिक प्रस्तुत हुआ है कई मानने में काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक एग्ज़ाम व्यू से। ठीक है, इसमें हम हर एक बात पे विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे और वो सारे जो है पहलू पर विचार करेंगे जो अब तक अछूता था। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। कि देश की खाद्य समस्या को हल करने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। मैं आपको बता दूं कि भारत में सबसे बड़ी समस्या जो है खाद की है, यानी खाने पीने की है। और इसका महंगाई जो है दिन प्रतिदिन बढ़ता ही चला जा रहा है, जो आने वाला समय में जो है कुछ भी नहीं मिलेगा ऐसा संभावना जताई जा रही है। और होगा क्यों नहीं। आजकल देखिए हर समय जो है लोग प्रोटेस्ट ही एक दूसरे को कर रहे हैं, एक दूसरे से संघर्ष ही कर रहे हैं। और इनको ये समझ नहीं आता और न सरकार को समझ में आता है कि इससे दूसरे लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। आप तो ये नाटक करते रहते हो, होना वही चीज़ होता है जो होना होता है, लेकिन लोगों को परेशान करना ये छोड़ते नहीं हैं। अगर मान लीजिए किसान सब जो है प्रोटेस्ट में लगे रहेंगे, वहाँ पर कार्य कर रहे होंगे, तो खेत में कौन कार्य करेगा। सरकार को इस बात को सोचना चाहिए कि आए दिन अगर हम उनको परेशान करते हैं, उनको उनके हकों को छीनते हैं, अगर किसान रोडों पर खड़ा हो जाएंगे तो खेत में कौन खड़ा होगा। तो देश की हालात तो बिगड़ता ही चला जाएगा। और कहते हैं खाद्य पदार्थ के बिना जो है किसी भी देश को चलाना संभव नहीं है। तो सरकार इस बात को क्यों नहीं गौर करती है। क्या सरकार को कुछ प्रॉब्लम है? तो इस बात को सरकार को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि देश में जो है हम खाद्य समस्या का हल किस प्रकार से कर सकते हैं। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। मैं तो यही बात कहता हूँ कि अगर किसानों को आपकी बातें नहीं अच्छी लग रही है तो किसानों से राय विचार लीजिए, किसानों से ही मंथन कीजिए, क्योंकि ये सरकार को रूल रेगुलेशन तो किसानों पर ही लागू करना पड़ता है ना। तो सबसे पहले किसान से इसको मंथन कीजिए कि भाई आपको क्या सही लग रहा है, क्या गलत लग रहा है। क्या किसान अपने बारे में सही नहीं सोच सकते? सोच अवश्य सकते हैं, लेकिन सरकार की सबसे बड़ी फितरा ये रहता है कि वो अपने आप को ही महान कहने लग गया है। पहले भाई एनालाइज करो, समझिए। अगर आए दिन आप रोड सड़कों को बंद कीजिएगा इस तरह से और जो है लोगों प्रोटेस्ट कीजिएगा, दंगे फसाद करवाइएगा, तो जरना सी बात है इसमें बहुत से ऐसे लोग होंगे जो देश की भलाई तो नहीं चाहते होंगे, तो इसके देश का ही नुकसान करेंगे। तो यही क्वेश्चन, इसी के अंतर्गत हमारा क्वेश्चन है कि देश की खाद्य समस्या को हल करने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। टू बी सॉल्व द फूड प्रॉब्लम इन द कंट्री विच अमंग द फ्लोइंग इज नेसेसरी। To solve the food problem of the country, which among the following is necessary? देखा जाए तो ऑप्शन है खाद्य का उत्पादन और भंडारण में वृद्धि कर दें हम, बी लोगों की खाद्य तक आसान पहुंचा दें हम, सी लोगों के पास अनाज खरीदने के लिए पैसा होना चाहिए। तो देखा जाए तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन काफ़ी महत्वपूर्ण बात बता रहा है, समझाने की बात है और समझने की भी बात है कि देश की खाद्य समस्या को हल करने के लिए खाद्य के उत्पादन और भंडार में वृद्धि होना चाहिए, लोगों के खाद्य तक आसानी से पहुंच भी होना चाहिए और लोगों के पास अनाज खरीदने के पैसे भी होने चाहिए। यानी देखा जाए तो तीनों ऑप्शन काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात है कि खाद्य के उत्पादन और भंडार में वृद्धि कर दें। सरकार इस बात पे कभी भी जोर नहीं देती कि खाद्य को हम भंडारण कैसे करें, कैसे देश में जो है अनाज की वृद्धि करें। आपको मैं बता दूं कि जितने हमारा उत्पादन नहीं होता है उससे अधिक तो हमारे चूहे खा जाते हैं, सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, बरसात में खराब हो जाता है। मैं तो बड़ा अफसोस मनाता हूं कि इतनी विकसित देश होने के बावजूद भी सरकार को इन सब बातों पर नज़रिया क्यों नहीं जाती है, जो आए दिन जो है तरह तरह के प्रलाप गा गा के जो है देश को नुकसान पहुंचाने के अग्रसर बनाते रहते हैं। भाई ये लोग तो अपना राजनीतिक उल्लू सीधा कर रहे हैं, लेकिन जो आम जनता परेशान हो रही है उसको कोई नहीं देख रहा है, उस बात को कोई एनालाइज नहीं कर रहा है, जो बहुत ही दुखदायक परिस्थितियों का यहाँ सामना करना पड़ रहा है। बी कह रहा है लोगों की खाद्य तक पहुँचना आसान। देखिए जब तक वो खाद्य पदार्थ लोगों तक आसानी से नहीं पहुँचेगा उस खाद्य पदार्थ का कोई यहाँ पर अर्थ नहीं रह जाता है। तो इसके सरकार को जो है ट्रांसपोर्ट सुविधाओं को व्यवस्था करना चाहिए, सुचारू करना चाहिए, जिससे किसानों के पास से जो है ये आम लोगों तक बहुत ही आसानी से पहुंच जाए। तो ये महत्वपूर्ण बात है। तीसरी बात है लोगों के पास अनाज खरीदने के लिए पैसा भी होना चाहिए, और पैसा तब आएगा जब रोजगार बढ़ेगी, देश में
जो है तरक्की होगी। लेकिन देश तो मुझे लग रहा है जहाँ का तहाँ ही है। सिर्फ आए दिन लोग एक दूसरे पर ताने कसते रहते हैं, राजनीतिक दल एक दूसरे पर जो है आरोप प्रत्यारोप लगाते जा रहे हैं, करते कोई भी कुछ नहीं है। सरकार आपको बरगलाने के लिए तरह तरह की बातें बोलती है, तरह तरह की बातें कहती है, लेकिन वास्तविकता में देखा जाए तो भारत की कोई तरक्की नहीं हो रहा है। भारत दिन प्रतिदिन जो है और देशों के मुकाबले में पिछड़ता हुआ ही नज़र आ रहा है। तो देखा जाए इस क्वेश्चन के अंतर्गत देश की खाद्य समस्या को हल करने के लिए हमें तीनों चीज़ों की आवश्यकता होगी। इसका मतलब ऑप्शन डी आपका सही जाएगा, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये बनता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन जो हमारे समक्ष आया है, क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी कोशिका सबसे लंबी है। आपको बताना है कि ये जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं, इन ऑप्शनों में से कौन सी कोशिका जो है सबसे लंबी है। विच ऑफ दिस सेल्स आर द लॉन्गेस्ट, विच ऑफ दिस सेल्स आर लॉन्गेस्ट। तो ऑप्शन ए अस्थि कोशिका, ऑप्शन बी तंत्रिका कोशिका, ऑप्शन सी पेट की कोशिका, ऑप्शन डी हृदय मांसपेशियां कोशिका। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर क्वेश्चन है। आपको पता होना चाहिए कि हमारी सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, और ये पता भी होना ज़रूरी है। अगर हम बात करें तो आपको पता होगा कि तंत्रिका कोशिका जो है हमारे शरीर के विभिन्न विभिन्न भागों में हर जगह फैली हुई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि तंत्रिका कोशिका जो है सबसे लंबी है, यानी देखा जाए तो ऑप्शन बी आपका सही जाएगा, तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका जो है सबसे लंबी कोशिका हमारे शरीर में है, जो हमारे शरीर के विभिन्न विभिन्न पार्टों तक जो है इन्फॉर्मेशन को पहुंचाती है। तो ऑप्शन बी आपका सही जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन जो हमारे समक्ष आया है, क्वेश्चन है कि शीर्ष स्थल विभोजक कोशिका में रसधानियाँ का अभाव क्यों होता है। देखिए क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है कि शीर्ष स्थल विभोजक की कोशिका में जो है रसधानियाँ का अभाव क्यों होता है। इसका मतलब यही दोस्तों बनता है कि वाई डू द सेल ऑफ applicable मेटास्टीम a lack of vehicle। You know that question is very interesting. Why do the cell of apical meristem lack of vacuoles। तो ऑप्शन ए वो खाद्य सामग्री का भंडारण करते हैं, बी उनकी कोशिका भित्ति पतली होती है, सी इनमें सघन साइटोप्लाज्मा होती है, या डी वे सक्रिय रूप से कोशिका के विभाजित कर रहे होते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ बात यहाँ आया है इस क्वेश्चन के अंतर्गत, समझने की ज़रूरत है। अगर एक हम स्पष्टीकरण करने की कोशिश करें तो एक बात आपको याद होगा कि शीर्ष विभोजक कोशिका एक युवा कोशिका होता है, यानी अभी अभी काफ़ी युवा कोशिका ये होता है, और सक्रिय रूप से विभाजित हो रही होती है। सक्रिय रूप से क्या हो रहा होता है, विभाजित होती रही होती है, इसलिए उन्हें तुरंत भोजन की आवश्यकता होती है और भोजन के भंडार की आवश्यकता नहीं होती है। यानी उसको तुरंत भोजन की आवश्यकता होती है, भोजन को भंडार करने की आवश्यकता नहीं होती है। साथ ही वो बड़े मात्रा में जो है कचरा भी पैदा नहीं करते हैं, यानी अधिक मात्रा में कचरा भी वो पैदा नहीं करते हैं, इसलिए उनमें रसधानियाँ का अभाव होता है, इसलिए रसधानियाँ होना जरूरी नहीं है। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही जा सकता है। तो देखा जाए तो ऑप्शन डी इन सब बातों को खरी उतर रही है। तो वो सक्रिय रूप से कोशिका के विभाजित कर रहे होते हैं और यंग होते हैं, और उनको जो है तुरंत भोजन की आवश्यकता होती है, इसलिए जो है वो ऐसा नहीं करते हैं, उसमें रसधानियाँ नहीं पाई जाती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। अगला क्वेश्चन है कि रोटरी की रसोई हम किसे कहते हैं। कोठरी की रसोई हम किसे कहते हैं। थोड़ा कन्फ्यूज़न आपको होगा कि कोठरी की रसोई का क्या मतलब है। द किचन ऑफ द सेल, किचन ऑफ द सेल हम किसे कहते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन देखें, माइटोकॉन्ड्रिया, बी एंडोप्लाज्मा रेटिकुलम, सी क्लोरोप्लास्ट, डी ग्लोक्सी उपकरण। तो क्वेश्चन यह काफ़ी महत्वपूर्ण है और आप शायद पहली बार सुने भी होंगे कि कोठरी की रसोई किसे कहते हैं, यानी किचन ऑफ द सेल किसे कहते हैं। अगर मैं आपको एक बात पे अगर ध्यान दिलाऊं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, बात ये है
कि देखा जाए तो यहाँ पर चिरोप्लास्ट में यदि देखा जाए तो क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल नामक हरा रंग द्रव्य होता है और वह भोजन को प्रकाश संश्लेषण में शामिल भी करता है, इसलिए उन्हें कोशिका के रसोई घर भी कहा जाता है। तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि कोशिका की रसोई घर किसे कहते हैं, यानी कोशिका को रसोई घर क्यों कहते हैं। यहाँ कोठरी भी लिखी हो सकती है, कोशिका भी लिखी हो सकती है, तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना है। अगर आ जाता है कोशिका की रसोई घर हम किसे कहते हैं या कोठरी की रसोई घर किसे कहते हैं, तो समझ जाना द किचन ऑफ द सेल। और किचन ऑफ सेल हम किसे कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट को, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये जो है हरा रंग द्रव्य होता है जो भोजन को प्रकाश संश्लेषण में शामिल करता है और यहाँ पर ही भोजन बनता है, इसलिए प्रकाश संश्लेषण को जो है कोशिकाओं की रसोई घर कहा जाता है। कोशिकाओं को रसोई घर हम कहते हैं। तो आप ऑप्शन यहाँ पर सी के साथ जा सकते हो, ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन जो हमारे समक्ष आया है, क्वेश्चन है कि अमीबा अपना भोजन एक प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त करता है, जिसे हम क्या कहते हैं। कुछ समझ में आया? अमीबा जो है अपना भोजन एक प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त करता है, उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं। तो क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट। अमीबा रिक्वायर्स अ फूड थ्रू अ प्रोसेस टर्म। यू नो दैट क्वेश्चन हियर, अमीबा एक्वायर्स इट इज अ फूड थ्रू अ प्रोसेस टर्म हियर। ऑप्शन ए एक्सोसाइटोसिस, बी एंडोसाइटोसिस, सी प्लाज्मोलाइसिस एंड डी एक्सोसाइटोसिस एंड एंडोसाइटोसिस दोनों। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है कि अमीबा अपना भोजन एक प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त करती है, उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं। अगर आपने पढ़ा होगा तो एक बात आपको याद होगा कि अमीबा अपना भोजन एक प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त करता है, जिसे हम एंडोसाइटोसिस कहते हैं, जिसे हम एंडोसाइटोसिस कहा जाता है। एंडोसाइटोसिस कोशिका के द्वारा उनके प्लाज्मा झिल्ली के माध्यम से सामग्री को अंतर्ग्रहण करती है, यानी सामग्री को जो है अपने अंदर ग्रहण करती है, उसे हम एंडोसाइटोसिस कहते हैं। एंडोसाइटोसिस वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा अमीबा अपना भोजन ग्रहण करती है। तो देखा जाए तो एंडोसाइटोसिस ऑप्शन बी के साथ है, तो ऑप्शन बी आपका सही जाएगा। ऑप्शन बी के साथ आप जा सकते हो, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है।